सेकंड लेक्चर बिजनेस स्टडीज। तो याद रहा कि ये चैप्टर जब हम लोग एंड करेंगे तो जितने पॉइंट्स डिस्कस हुए वो यहाँ होना चाहिए, उसका मीनिंग यहाँ होना चाहिए, पॉइंट्स याद होने चाहिए। अगर ये सब है ना तो फिर एग्जाम में आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब फीचर्स, अब अगर हमने सपोज करो अभी हम लोग फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे हैं। अब मान लो कि एंड ऑफ द ईयर में क्वेश्चन आया राइट डाउन 5 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको अगर उस 8 में से 5 पॉइंट कोई भी याद है लिख लोगे कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मैनेजमेंट इस परवेसिव हर जगह रिक्वायर्ड है ना, कोई भी 5 पॉइंट याद रहेगा आप लिख लोगे। आप उसका मीनिंग समझा होना चाहिए जो कि हम लोग यहाँ पे मेनली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है राज, तुम इस बैच में रहोगे बिहार बोर्ड में, तो उसका टाइम नहीं बताया गया तुमको, वो मंडे से 11 से 12:30 चल रहा है। ठीक है खैर आज आगे उसमें कर लो, बट आज उसमें नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है अकाउंट्स में, इसमें तो एनपीओ का फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन होगा आज। ठीक है अटेम्प्ट करने ला मिलेगा, पहले ट्राई करो। चलिए तो डेफिनेशन याद हो गया सबको, मैनेजर किसे बोलेंगे, मैनेजमेंट क्या है ना। मैनेजमेंट में दोनों डेफिनेशन, ट्रेडिशनल मॉडर्न, प्लस ये एक सर्वे जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया क्या कि मैनेजर्स में कौन सी क्वालिटी ढूंढी जाती है मोस्टली। तो ये जो 5 यहाँ पे क्वालिटी दिखा हुआ है ना, ये 5 स्किल्स आज के डेट में सबसे ज्यादा साउट आउट है मैनेजर्स। उसके अलावा मैनेजमेंट के दोनों डेफिनेशन के अलावा हम लोगों ने इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी का फर्क समझा, दोनों में है क्या और क्यों मैनेजर के लिए दोनों इंपॉर्टेंट। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, है ना। डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क मतलब काम कितना कंप्लीट हुआ, ये इफेक्टिवनेस से पता चलेगा। अगर किसी ने अपना टारगेट 70% पूरा किया तो हम कहेंगे वो 70% मैनेजर क्या है, इफेक्टिव है। तो इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजर इज 70%। ऑन द अदर हैंड इफिशियंसी क्या है, efficiency? अगर तुम में से कोई ये सोच रहे हो ना कि अभी एक ही बार एग्जाम के टाइम पूरा एक एक पॉइंट याद करके तो रटना हो गया, समझना नहीं हुआ, उसमें मजा नहीं है। अगर आपको कोई पॉइंट बैक ऑफ द माइंड में याद है तब ना कनेक्ट कर पाओगे। अब वो सुन करके बस रख दिए, उसको रिवाइज नहीं किए, माइंड में पॉइंट्स याद नहीं रखे, तो फिर मजा नहीं आएगा थ्योरी पेपर याद रखना। और इस बैच से वो एक्सपेक्टेड नहीं है, वो बैच करेगा तो समझ आता है उसका टारगेट ही एग्जाम पूरा कर, लेकिन इस बैच से एक्सपेक्टेड नहीं। तो इसलिए अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, टाइम डिवोट नहीं कर रहे हो, तो चेंज करो उसको। चैप्टर के खत्म होने के बाद जितना क्वेश्चन हमने लिखाया होगा ना उसका आंसर देखेंगे आपके कॉपी। ठीक है और ये वाला नहीं है कि कॉपी पेस्ट, ये तो आपको मिला हुआ है, इसका इंग्लिश तो मिला हुआ है ना, देखो लिखा हुआ होगा। ये इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी के मैट्रिक्स को हम लोगों ने जाना था, जिसमें पता ये चला था कि एक अच्छा मैनेजर किस कैटेगरी में फॉल करता है, इसमें जहाँ पे वो इफेक्टिव भी होता है और यानी वो कम कॉस्ट पे अपने टारगेट को क्या करता है, पूरा कर लेता है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने ग्रुप एक्टिविटी तक ही तो डिस्कस किया था, है ना। कि मैनेजमेंट का एक कैसी एक्टिविटीज है, ग्रुप एक्टिविटीज है। मतलब इसका जरूरत ही, मैनेजमेंट जरूरी कब हो जाएगा, जब आप ग्रुप में काम करो। इंडिविजुअल वर्क कर रहे हो वहां पर टाइम मैनेजमेंट सिर्फ रिक्वायर्ड है, क्योंकि खुद को मैनेज करना है ना, और वो सिर्फ आप टाइम अपना डिवोट करके काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप में काम कर रहे होंगे तब वहां पर हमें क्या चाहिए होगा, वी विल नीड मैनेजमेंट। किसी भी ग्रुप एक्टिविटीज में मैनेजमेंट का जरूरत है। अगर वो नहीं होगा, मैनेजमेंट नहीं है, कैसे फील करोगे, केओस होगा वहां, कंफ्यूजन होगा, क्लैरिटी नहीं होगी। इसी पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा है ये वाला पॉइंट। मैनेजमेंट क्या है, इनटेंजिबल। मतलब मैनेजमेंट अगर कोई क्या है, जब वर्ड यूज हो रहा है ना मैनेजमेंट, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको दिखा दिया जाए कि देखो ये मैनेजमेंट, टच करके देख लो ये मैनेजमेंट, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर क्या है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक फोर्स है विच इज इनविजिबल, आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन आप महसूस कर लो वेदर द मैनेजमेंट इज गुड और बैड। मगध यूनिवर्सिटी कब एग्जाम होगा, कब ये आएगा, कब, मतलब कोई भी क्लैरिटी नहीं है, कब हड़ताल पे चला जाना है,
सेशन का क्या होना है नहीं होना है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड है, दे आर वर्किंग वेरी गुड। तो ये क्या कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट किनका अच्छा है? पाटलिपुत्र, है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप विजिट करते हो और वहां पे जा करके आप अपने वर्क को जो आप लेके गए हो और आसानी से कंप्लीट कर लेते हो बिना किसी कंफ्यूजन के, प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाता है। समझ जाओ वहां पे क्या क्या अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है। और किसी ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करके 4 बार 5 बार पूछना पड़ रहा है कि ये काम मेरा कहाँ होगा, उसके बाद भी क्लैरिटी नहीं है, समझ जाओ कि वहां क्या मिसिंग है, मैनेजमेंट। गवर्नमेंट के ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में कमी किस चीज का है? किस स्किल का? मैनेजमेंट नहीं, ये मिसिंग। और यूं कहो कि ये मिसिंग इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि वहां पे रेड टेप बहुत ज्यादा है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज्यादा है। कोई टैलेंटेड लोग उसको अपने तरीके से काम करना चाहते भी है तो उनके साथ बहुत सारे रुकावटें आती हैं, जिसकी वजह से भी वो अपना उस फ्रीडम के साथ वर्क नहीं कर पाते जैसे कि अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन होता तो कर। तो खैर, नेक्स्ट फीचर जो है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। इससे पता क्या चल रहा है कि मैनेजमेंट एक इनविजिबल फोर्स है। हम मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं, वी कैन नॉट सी द मैनेजमेंट बट वी कैन फील इट। वेदर द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गुड और बैड हम ये महसूस कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में जाकर काम आसानी से अच्छे से हो जा रहा है, कंफ्यूजन केओस का माहौल नहीं है, समझ जाओ कि वहां अच्छा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है। ठीक है। So management is an unseen or invisible force. It cannot be seen, but its presence can be felt everywhere in the form of what? Results. Clear है? Next features. ये देखिए, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। वो जो फिश का जो फिगर है वो क्या दिखा रहा है? फिश बड़ी हो रही है तो उसको तैरने के लिए स्पेस भी ज्यादा चाहिए, तो वो अपने लिए स्पेस बना रही है। मैनेजमेंट यही करता है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, कंपनी छोटी है, कम इन, देखो लेट से आओगे ना तो आ करके 2 मिनट पीछे खड़े हो जाना, उसके बाद अपने अपने सीट पे जाके बैठ जाना। ठीक है, हम ये बार बार रिपीट नहीं करेंगे, दिस इज द रूल फॉर दिस क्लास, और ये आप सबको पता होना चाहिए। आप आए हो लेट तो 2 मिनट के लिए पीछे खड़े हो जाओगे, 8:20 के बाद जितने लोग आएंगे तो 2 मिनट के लिए पीछे खड़े हो जाएंगे, उसके बाद अपने सीट पे आके बैठ जाए। ठीक है। और मोबाइल तो होगा ही, नहीं किया हो तो कर लो क्योंकि जब्त हो जाएगा, मिलेगा अगले दिन। तो खैर, हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? डायनेमिक फंक्शन। अगर आपको ये बात याद है कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है तो इसका क्या मतलब है? मतलब मैनेजमेंट हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। एक बार ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट सेट कर दिया और सोच रहे कि ये लाइफ टाइम तक चलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपका ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे ग्रो करेगा आपको मैनेजमेंट में उस तरीके से चेंज लाना पड़ेगा। ये डायनेमिक फंक्शन है, इवॉल्व करता है टाइम के साथ, जरूरत के साथ। इट इवॉल्व्स विद द नीड एंड टाइम। ये है किस वर्ड का मीनिंग? डायनेमिक फंक्शन। कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। क्लियर है? ये बात हम लोग फील करते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बदलते दौर के साथ बदलाव नहीं आ रहा है, दैट ऑर्गेनाइजेशन गोइंग टू बी डेड। फ्यूचर में वो क्या खत्म हो जाने वाला है? भाई एक छोटा सा शॉप खोल करके वैसे ही करते रह गए, बदलते दौर के साथ नहीं बदले गया। एंड दोज ऑर्गेनाइजेशन जो कि टाइम के साथ इवॉल्व करते, वक्त के साथ आगे बढ़ते, बदलते दौर के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाते, बेटर मैनेजमेंट अप्लाई करते, वो ग्रो करते। ये छोटी से छोटे कंपनीज के लिए और बड़ी से बड़ी कंपनीज के लिए बात वैलिड। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, यानी कि ये कि एक तरह का मैनेजमेंट आप एक बार अप्लाई कर दिए और सोचोगे कि लाइफ टाइम तक आपको उस मैनेजमेंट से काम हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। जैसे सपोज करो अभी इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर 1 पर्सन इज लुकिंग एट द ऑफिस और ऐसा हम सोच लें कि हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, यही एक पर्सन सब कुछ संभाल लेगा, तो ये पॉसिबल। सपोज करो 4-5 क्लास और हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, तो आई हैव टू टेक फॉर द सिक्योरिटी इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। फीस के लिए वर्क ही डेडिकेट कर देना पड़ेगा क्योंकि वर्क विल बी हायर, है ना। कई सारे वर्क होंगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अलग अलग लोगों को हायर करना पड़ता है। ये है मैनेजमेंट डायनेमिक का मतलब, कि वक्त के साथ जरूरत के साथ इवॉल्व करेगा।
ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट दो चीजों के बीच बैलेंस करने के लिए जरूरी है, और वो क्या दो है? इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी। टाइम पे कंप्लीट भी करना है काम को और रिसोर्स का वेस्टेज भी नहीं करना है, ये दोनों चीज अचीव करना है। आ जाओ बैठो। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या पढ़ा हम लोगों ने? कमेंट। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या पढ़ा तुम लोगों से भी है, जितने भी स्टूडेंट जो लेट आ रहे हैं 2 मिनट के लिए खड़े रहोगे, ठीक है, उसके बाद बैठ। लेट क्यों हुआ तुम लोगों का? क्लास था? घर से आ रहे हो लेट से? घर से निकले होगे कि सोच के कि आज भी 10 मिनट में तो पहुंच ही जाते हैं डेली, आज भी पहुंच ही जाएंगे, और निकलते के साथ मिला है एकदम बारिश वाला वो कीचड़, ठीक है, स्मार्ट सिटी वाला कीचड़। बिहार से, बिहार से स्मार्ट सिटी, स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट का डेफिनेशन उल्टा हो गया है ना। वो लगता है कि 7-8 साल स्मार्ट सिटी डिक्लेयर्ड हुए हो गया है, 8 साल और लगेगा। डेवलपमेंट का पेस देखे तो लगता ही है कम से कम 8 साल नहीं। मतलब एक बच्चा जो है वो 10th मैट्रिकुलेशन पास करके निकल जाएगा, और इन लोगों का भी डेवलपमेंट वहीं पे रहता है। बैठो, टाइम पे आओ, लेट नहीं, क्योंकि टाइम से स्टार्ट हो रहा है क्लास। इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी को बैलेंस करने के लिए जरूरी है मैनेजमेंट। इफेक्टिवनेस क्या है? वर्ड इफेक्टिवनेस क्या हाईलाइट करता है? डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ, डिग्री ऑफ कंप्लीटिंग ए वर्क सक्सेसफुली, ये वर्ड, ये क्या है? इफेक्टिवनेस, है ना। और इफिशियंसी क्या बता रहा है? मिनिमम टाइम, मिनिमम रिसोर्सेस और मिनिमम कॉस्ट पे काम को कंप्लीट करना, ये है इफिशियंसी। एक मैनेजर को दोनों में स्ट्राइक करना है। एक मैनेजर ऐसा है जो कॉस्ट तो एकदम मिनिमम रख रहा है लेकिन काम टाइम पे पूरा ही नहीं कर रहा, समझ रहे हो? एक मैनेजर वो है जो काम तो टाइम पे कंप्लीट कर ले रहा है लेकिन कॉस्ट पे फोकस नहीं कर पा रहा है। और एक मैनेजर वो है जो दोनों को बैलेंस कर रहा है। तो किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, किसको अच्छा माना जाएगा? जो मिनिमम रिसोर्सेज में टाइम पे कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट वहां पे अच्छा है, उसका मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा माना जाएगा। क्लियर है? तो मैनेजमेंट जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी दोनों अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन में दोनों अचीव करना है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं करोगे ना तो रिसोर्स बचेगा और उस पैसे से, उन चीजों से आप और कुछ अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर पाओगे। ठीक है, आगे चलेंगे। मैनेजमेंट इज अ कंपोजिट प्रोसेस। अब ये जो पॉइंट है कि मैनेजमेंट एक कंपोजिट प्रोसेस है। कंपोजिट प्रोसेस इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ना कई सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं ना प्रॉपर सीक्वेंस। बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होंगे और हर एक फंक्शंस एक सीक्वेंस में परफॉर्म होगा। आप रिसोर्सेज पहले अरेंज कर दिए, उसके बाद प्लानिंग कर रहे हो तो हो गया। पहले प्लानिंग करना होगा, फिर उसके हिसाब से रिसोर्सेज को अरेंज करना होगा। बात समझ आ रहा है? यानी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा मैनेजमेंट हम अप्लाई कर रहे हैं ना तो उसमें मैनेजमेंट में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करना पड़ेगा। आपने पढ़ा है मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक सिंगल फंक्शन नहीं है कि आपको एक बार बटन क्लिक कर दिया वो चल पड़ा, नहीं। यू हैव टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। और हर एक फंक्शन में वो एक प्रॉपर सीक्वेंस है। आप पहले स्टाफ लेके चले आए और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना रहे हो, उससे पता चला कि 2 लोगों का जरूरत है, नहीं, हटाओ। पहले ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म होगा, देन स्टाफिंग फंक्शन। समझ में आ रहा है? तो वही यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है कि एक मैनेजर को परफॉर्म करना है हर एक फंक्शन को एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक सही क्रम में परफॉर्म करना है। जो पहले परफॉर्म करना चाहिए उसको पहले ही परफॉर्म करना पड़ेगा। बाद वाले फंक्शन को पहले और पहले वाले को बाद में कर ले, ऐसा नहीं हो। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट एक कंपोजिट प्रोसेस, इसको और डिटेल से थोड़ा सा समझ ले। कंपोजिट का मतलब ही होता है कि देखने से वो चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, ठीक है। बहुत सारा वर्क आपको देखने से कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन जिस पर्सन को उसका सीक्वेंस पता होगा वो उस काम को आसानी से कर लेता है कि डिफिकल्ट लगता है? आसानी से कर लेता है। लेकिन सामने वाले को देख करके समझ आएगा क्या?
सपोज करो कि कोई कंपोनेंट है और उसके डिफरेंट वायर्स को इन प्रॉपर ऑर्डर ओपन करना और फिर लगाना है, तो सामने वाला जो ऑब्जर्वर है वो उस पर्सन को काम करते हुए देखेगा तो उसको समझ ही नहीं आएगा कौन, अगर उसको दे दिया जाए प्रॉपर सीक्वेंस में निकाल करके और कहे कि उसी जिस सीक्वेंस में निकला है उसी सीक्वेंस में आपको लगाना भी है, वो लगा पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको याद नहीं है। मैनेजमेंट में आपको हर एक सीक्वेंस को सही तरीके से समझना है और उसको उसी समय परफॉर्म करना है एज अ मैनेजर। अब आ जाइए, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मतलब मैनेजमेंट का यूज आपको कई जगह पे पड़े। काम मैनेज करना है, लोगों को मैनेज करना है ना, फंक्शंस को मैनेज करना है। तीन तीन डिफरेंट डायमेंशन। डायमेंशन मतलब क्या है तो सब लेंथ ही ना। ये है लेंथ, इसको बोलते हैं लेंथ, विड्थ, हाइट। तीन डायमेंशन। ये जो बिल्डिंग है क्या कितना डायमेंशनल है? 3 डायमेंशनल है तो डिस्टेंस ही ना, यहां से वहां तक। इसको नाम दे दिया गया लेंथ का, इसको नाम दे दिया गया विड्थ का और इसको हाइट का। 3D कहला गया ये फिगर, राइट। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखो यहाँ मैनेजमेंट वर्क का होगा, मैनेजमेंट लोगों का होगा और मैनेजमेंट ऑपरेशंस का होगा। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क से क्या मतलब है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क से मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल। एक मैनेजर को प्लानिंग का वर्क परफॉर्म करना होगा, जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है उसको अरेंज करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम कंट्रोल करना पड़ेगा, चीजें एज पर दी प्लान चल रही हो। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल से क्या मतलब है? यहां पर से मतलब है स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। सही जगह पे सही लोगों का सिलेक्शन करके उनसे सही काम लेना, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, स्टाफिंग। और डायरेक्टिंग का मतलब क्या हो गया? उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करना, उनसे वर्क लेना। ठीक है, वर्कर्स अगर आ जाए तो ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ उनके माइंड में होगा। इवन इफ कि आपने उनको सारी चीजें ऑफर लेटर में समझा दी हैं तब भी उनको डायरेक्शंस का जरूरत होगा। विदाउट डायरेक्शन इनिशिएशन ऑफ वर्क नहीं होता है, काम स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, इनिशिएटिव का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो स्टाफिंग डायरेक्टिंग ये कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब आ रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब प्रोडक्शन का काम होगा, सेल्स का काम होगा, परचेज का काम होगा, मार्केटिंग का वर्क होगा, वगैरह वगैरह। व्हाट आर दीज? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो दिख रहा है ना कि हर चीज को मैनेज करना पड़ रहा है आपको, वर्क को मैनेज करना पड़ रहा है आपको, लोगों को मैनेज करना पड़ रहा है आपको, ऑपरेशंस मैनेज करना पड़ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट क्या वन डायमेंशनल है? क्या सिर्फ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क? नहीं। क्या मैनेजमेंट मतलब सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ पीपल है? नहीं। क्या मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है? नहीं, तीनों है। तो हम क्या कहेंगे? मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है कि मैनेजमेंट का जरूरत डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आपको पड़ेगा। लोगों को मैनेज करने, लोगों को जब मैनेज करना है वहां पे भी रिक्वायर्ड होगा, वर्क मैनेज करने में रिक्वायर्ड होगा, ऑपरेशंस को मैनेज करने में रिक्वायर्ड। इज दैट क्लियर? अब लिख पाएंगे कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल का क्या मीनिंग है? कि मैनेजमेंट का जरूरत वर्क को मैनेज करने में भी होगा, लोगों को मैनेज करने में भी होगा, ऑपरेशंस को भी मैनेज करने में होगा। और वर्क मैनेज करने से मतलब क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। पीपल मैनेज करने से मतलब क्या है? स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। ऑपरेशंस मैनेज करने से मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग। इज दैट क्लियर? ये था आपका जो रिमेनिंग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट था ना, वो डिस्कस हम लोगों ने कर लिया। रिकॉल कर लें कितना पॉइंट याद रहा आपको? पहला क्या था? मैनेजमेंट परवेसिव। दूसरा वर्ड क्या था मैनेजमेंट के लिए? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तीसरा वर्ड क्या था? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। चौथा क्या था? ग्रुप एक्टिविटी। पांचवा क्या है? डायनेमिक फंक्शन। छठ आगे पीछे हो जा रहा कोई दिक्कत नहीं। छठा क्या है? हाँ, कंपोजिट प्रोसेस, इंटेंजिबल, मल्टी डायमेंशन। और कोई छूट रहा है क्या? आ गया? 8 है ना? 8 फीचर्स नोट्स है आप लोगों को दिया। 8 फीचर्स यही 8 है, कुछ छूटा क्या? क्या छूटा? डायनेमिक तो बोला ना, डायनेमिक तो बोला ना।
किसी डिफरेंट बुक में? अरे एक और बुक ले आओगे ना तो वो कुछ और एक आध पॉइंट उसी में से छाट के निकाल दो, क्योंकि पॉइंट वाइज किसी भी चीज के बारे डिस्कस करने के बारे में क्या है, अलग अंदाज में कहा जा सकता है ना चीजों को, है तो वही। आगे चलेंगे, वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात वहां पे डालते हैं जो हम लोग आगे डिस्कस। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। किसका ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज में बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट का जरूरत है। अब मैनेजमेंट करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना मकसद का, ऑब्जेक्टिव्स का। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में देखो तीन ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव वो तीन कैटेगरीज में फॉल करते हैं। नंबर वन क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सबसे सुपीरियर है। ऑर्गेनाइजेशन है तो बाकी सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ही फुलफिल नहीं होगा तो नीचे का कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेकंड क्या आ रहा है? सोशल ऑब्जेक्टिव। थर्ड क्या आ रहा है? इंडिविजुअल या ऑब्जेक्टिव। अब इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। सबसे पहला आ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे भूल जाओ कि क्या लिखा हो। आपने एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया है, सबसे पहले क्या क्या टारगेट रहेगा आपका, क्या मकसद रहेगा ऑर्गेनाइजेशन को लेके? सबसे पहले क्या मकसद रहेगा? पहले ही ग्रोथ। अभी स्टैब्लिश किया ग्रोथ, सर्वाइवल, बच जाए, इतना कंपटीशन है मार्केट में, जिंदा रहे बस। पहले ही सोचो कि जिंदा रह गए, जरूरत पूरा हो गया, काफी है, कॉस्ट निकल गया, काफी है। कॉस्ट निकलने लग गया, अब तुमको ये पता चल गया कि अच्छा मेरा बिजनेस अब जो है कि लॉस में नहीं जा रहा है, आई एम एबल टू कवर माई कॉस्ट। तो अब सोचेंगे प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट अर्न करने लग गए तो आपको अब नए नए एरिया दिखने लगेगा कि अगर हम अपने बिजनेस को इधर से एक्सटेंड कर दें, ये भी चीजें डाल दें तो मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, या ये ब्रांच मेरा एक और जगह में स्टैब्लिश कर दे तो मेरा बिजनेस क्या होगा? ग्रो करेगा। तो ये लेयर्स है। पहला क्या रहा है? सर्वाइवल। दूसरा क्या रहा है? प्रॉफिट। तीसरा क्या रहा है? ग्रोथ। ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है। स्टैब्लिश हो रहा है, पहले उसको क्या सोचना है? सर्वाइवल के लिए, यानी कम से कम उसका कॉस्ट रिकवर हो और एक मिनिमम अर्निंग हो जिससे उसका लाइवलीहुड चलता रहे। अब कॉस्ट ही सिर्फ रिकवर कर रहे हो और डेली का अपना पर्सनल खर्चा होते चला जा रहा, तब भी बिजनेस खत्म है। कॉस्ट रिकवरी का मतलब क्या हो गया? मतलब ये कि आपका लाइवलीहुड का जो मिनिमम लेवल है ना, दैट शुड बी फुलफिल्ड विद दैट बिजनेस। ठीक है, और अगर एकदम बिल्कुल न्यूली स्टैब्लिश है तो सोचो कि कम से कम बिजनेस का ही निकल जाए ना। एकदम न्यूली स्टैब्लिश है तो एक आध साल तो आदमी लेकर चलता है कि हमको बिजनेस से कुछ कमाना नहीं है, बट बिजनेस को कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में ले आना। नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में वो आ गया तो दूसरे साल क्या करोगे? ग्रोथ का सोचोगे। ऐसे एक फंडा बताया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा, पुराना है, नया तो आजकल कभी भी कुछ भी, लेकिन ये बेसिक है। क्या जाता है कि पहले साल लॉस, दूसरे साल ब्रेक इवन, तीसरे साल प्रॉफिट। एक बिजनेस का जनरल रूल। अगर न्यूली स्टैब्लिश बिजनेस है आपका तो पहले साल लॉस होने का पॉसिबिलिटी है, माइंड में लेके रखो। कुछ भी स्टार्ट करने जा रहे हो, एक साल का लॉस मेजर कर लो, इतना होगा मिनिमम। उसके बाद अगले साल समझ जाओ कि कॉस्ट आप पूरा रिकवर कर पाओगे और प्रॉफिट में कब जाओगे? थर्ड ईयर। हाँ, स्टैब्लिश करने के बाद ही बिजनेस चढ़ पड़ता है बहुत सारे लोगों का, ठीक है ना, ऐसा भी होता है। खैर, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, तीन ऑब्जेक्टिव है। सबसे मिनिमम लेवल पे क्या आ रहा है? सर्वाइवल आ रहा है, यानी बिजनेस अगर स्टैब्लिश किया गया है तो वो रन करता रहे एंडलेसली, दैट इज व्हाट इज द टारगेट ऑफ ए बिजनेसमैन। दूसरा क्या है? अगर बिजनेस सरवाइव कर गया तो अब बिजनेसमैन का टारगेट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के को प्रॉफिट में ले जाना। प्रॉफिट में आ गए तो अब टारगेट क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के को आगे और तरक्की पे ले जाना, उसको ब्रांच, नए नए ब्रांच खोलना, है ना। अलग बहुत सारी आजकल चीजें हो रही हैं। अब क्या है कि लोग फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजों को लोग फ्रेंचाइज बिजनेस में डेवलप कर रहे हैं। केक बनाना आ गया टॉप क्लास का, तो अब उसको भी फ्रेंचाइज में डेवलप कर दी। मॉन्जिनीज और पता नहीं क्या क्या, सब सब क्या है, एक छोटे से रूम में स्टार्ट हुआ बिजनेस से। ठीक है, लेकिन होता है ना कि टेस्ट लोगों को पसंद आ रहा है। खाने पीने की चीजें में एक ही चीज मैटर करता है, दैट इज टेस्ट। चल पड़ेगा। ठीक है, खूब टॉप क्लास का 5 स्टार लेवल का अरेंज कर लो रेस्टोरेंट को और खाना अच्छा हो ही ना, कोई फायदा नहीं। वो बिजनेस क्लास भी लोग भी जो है जाकर के बगल वाले रेस्टोरेंट में खा रहे हो,
वहां पर टेस्ट मैटर करता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बाद अब हम लोग आएंगे सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट करता है? सोसाइटी। तो सोसाइटी के ही रिसोर्सेज को यूज करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हम बस सोचेंगे और कोई जिन होगा और आके सब कुछ स्टैब्लिश कर देगा, ऐसा तो कुछ होना नहीं। वी हैव टू यूज द रिसोर्सेज दैट इज एग्जिस्टिंग इन आवर सोसाइटी, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे कोई फिजिकल रिसोर्सेज। हमको मिलता कहां से? सोसाइटी। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको क्या करना है? सोसाइटी को पे बैक करना है, ठीक है। यहीं से आता है बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव। आपको मालूम होना चाहिए CSR करके कंपनीज का जो है ना एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, CSR करके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि उन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, इंडस्ट्रीज का, कंपनीज का एक अलग डिपार्टमेंट ही है जो किस लिए देख रहे हैं, जो फंड का इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं, किसके लिए? सोशल डेवलपमेंट के लिए। कोई एरिया एजुकेशन में बैकवर्ड है, वहां पे एजुकेशन का प्रमोशन का काम करेंगे, कहीं पे क्लीनलीनेस के ऊपर फोकस करेंगे, कहीं पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर फोकस करेंगे वगैरह। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? देखो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कम है, सोशल ज्यादा है। सोसाइटी आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करती है। सबसे पहला क्या है? सिविक एक्टिविटीज में हिस्सा लेना। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करा कि स्वच्छ भारत अभियान होगा, तो बिजनेस लोग कहे कि यस, आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू इट, वी आर रेडी, वी विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस कॉज। सिविक एक्टिविटीज है, डिजायरेबल है, जरूरी है। तो ऐसे एक्टिविटीज में आप देखोगे कि अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी बड़ी कंपनियां क्या है, पार्टिसिपेट करती। एक तो उनको फायदा ये होता है कि लोगों के प्रति उनका अवेयरनेस बढ़ता है, लोग देखते हैं कि अच्छा ये अच्छे अच्छे कामों में पार्टिसिपेशन करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट से मतलब नहीं, बिजनेस का गुडविल बिल्ड होता है। दूसरा, अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्राइस रिजनेबल रखना। रिजनेबल प्राइस रख करके एक कंपनी टॉप 5 में आ चुकी है। कौन? बोट, है ना। उसका स्ट्रेटेजी क्या रहा है? मेनली क्या रहा है? अफोर्डेबल प्राइस, क्वालिटी विद अफोर्डेबल प्राइस, यही है ना। क्वालिटी प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस पे लाना। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो सिर्फ इसलिए कि हम बहुत महंगा बेचेंगे और बहुत अमीर हो जाएंगे, ये थॉट लेकर के बिजनेस करने गए तो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। हो सकता है स्टार्ट में कुछ ग्रोथ मिले, बट धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप जैसे दूसरे आ जाएंगे वहां पे, और फिर आपका प्रॉफिट धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा, और दूसरा अपना रेपुटेशन बिल्ड कर लेंगे, आगे निकल जाएंगे, है ना। सो व्हाट इज द सक्सेसफुल इस पॉइंट, इस सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करके वो आगे निकले कि रिजनेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। थर्ड, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर आपने बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, कुछ भी एस्टैब्लिश करते हो तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, है ना। बिजनेस एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए नहीं ना, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव तो आपने देखा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या देखा? क्या देखा? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पर रहोगे तो ग्रोथ पे असर पड़ेगा, प्रॉफिट पे असर पड़ेगा, पड़ सकता है, पड़ सकता है शॉर्ट टर्म में। हालांकि इन द लॉन्ग रन यू विल नीड मोर एम्प्लॉयज। तो अगर बिजनेस एस्टैब्लिश होगा तो ये ऑटोमेटिक है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब आप एक ऐसे बिजनेसमैन बन जाओगे जो ज्यादा मशीन और इक्विपमेंट पर रिलाई करता है, तो आपका बिजनेस जो है कि सोशली उसका उतना ज्यादा गुडविल नहीं बन पाए जितना उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से मिले। सो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज वन ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। चौथा, एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करते रहना। देखो ये कभी कोलगेट वाले जो है ना वो डेंटल कैंप कहीं पे लगाते है ना, लगाते कि नहीं लगाते? सुनते हो ना। तो क्यों लगा रहे? एक माइंड में आता ना, कर क्या रहा है ये, नहीं आता क्वेश्चन उस टाइम पे। अगर कहीं पे देख लिया कि कोई कोई कंपनी डेंटल कैंप कहीं पे लगा रही है, कहीं पे कोई एजुकेशनल और हेल्थ कैंप लगा रही है, तो माइंड में आता ना कि इसका क्या बेनिफिट है उनके लिए। बेनिफिट तो नहीं है, उनका खर्चा हो रहा है, गुडविल बिल्ट हो रहा है। क्या बिल्ट हो रहा है? रेपुटेशन बन रहा है उनका, मार्केट प्रचार हो रहा है, ठीक है। फिर आ जाओ, पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओ। गवर्नमेंट जो सोशल सर्विस के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर के आती है, या एनजीओ का फॉर्मेशन
एनजीओ के जरिए बहुत सारा जो है सोशल सर्विसेज का काम चल रहा होता है, वहां पे पार्टिसिपेट करना, वहां पे पार्टिसिपेट करना, ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ रहा है। किसका? सोशल ऑब्जेक्टिव में आ रहा है। किसका? ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक योजना चलाया था गवर्नमेंट ने, जन धन योजना करके, तो बहुत सारी बैंकिंग कंपनी आ गया ही ना। कैसे सक्सेसफुल हुआ? बिना बैंकिंग कंपनी के सपोर्ट के हो जाता क्या? नहीं होता ना। सोशल प्रोजेक्ट था ना ये, कि हर एक पर्सन के पास जो है वो क्या हो, उनका अकाउंट हो। क्योंकि अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन करना है, एक ठेले वाले को अगर क्यूआर कोड से पेमेंट एक्सेप्ट करना है, देन दैट पर्सन नीड्स अ बैंक अकाउंट, है कि नहीं है? यानी डिजिटल मीडियम से अगर आपको पेमेंट एक्सेप्ट करना है तो आपको बैंक अकाउंट चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये फैक्ट है ना। अगर बैंक्स ने कंट्रीब्यूट नहीं किया होता, सपोर्ट नहीं किया होता, तो क्या नए नए उतने सारे बैंक अकाउंट ओपन हो पाते क्या? तो नोटबंदी में तो आधा तो चला जाता, टपक जाता। मतलब कि ये हुआ क्या, मतलब ये सारा कुछ ना स्टेप पहले से प्लान होगा कि नोटबंदी करना है तो शायद डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ेगा, तो उसके लिए सब जरूरी होगा, अकाउंट वगैरह होना जरूरी होगा, तभी लोग पेमेंट ले पाएंगे। क्योंकि पेटीएम में अकाउंट बनाना या फिर फोन पे अकाउंट बनाना है, किसी और चीज पे अकाउंट बनाना हो, मोबाइल लिंक से था, 2 सेकंड का प्रोसेस था, कोई भी कर ले। सपोज कर, जस्ट इमेजिन कि नोटबंदी जिस टाइम पे हुआ, अगर उस टाइम पे ये चीजें नहीं होती तो क्या होता? बैंक अकाउंट इतने बड़े लेवल पे ओपन नहीं किया हुआ होता, डिजिटल पेमेंट का कोई ऐप नहीं होता, तो क्या लगता है पॉसिबल हो जाता? इतने आसानी से नहीं निकल पाता है। फैसला क्या था, सही था गलत था, वो अपनी जगह है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में इन चीजों का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो वही है कि गवर्नमेंट का, ये बिजनेसेस का ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव ये भी है कि गवर्नमेंट अगर किसी भी तरीके का सोशल प्रोजेक्ट लेकर आए, या एनजीओ किसी भी तरह का सोशल प्रोजेक्ट लेकर के आए, तो उसमें वो क्या करें? पार्टिसिपेट करें। ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया कि एजुकेशन फॉर ऑल अप टू 14 ईयर्स ऑफ द एज, ठीक है, और उसमें अगर बड़ी बड़ी कंपनियों से कंट्रीब्यूशन मांगा जाए कि आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, देन दे शुड कम फॉरवर्ड फॉर दैट। अगला पॉइंट है फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी। कम्युनिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। देख लो ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कोई भी काम होता है, आपके सोसाइटी में सपोज करो कम्युनिटी हॉल डेवलप हो रहा हो, तो आप फंड कहां से लेने जाते हो? अपने पॉकेट से लगाते हो? देखते हो कि सबसे बड़ा बिजनेस कौन है, चलो इनसे तो मोटा मिलेगा, है ना, ज्यादा पैसा मिलेगा, सोचते हैं ना। और जब आप वहां विजिट करते हैं, दे कंट्रीब्यूट फॉर दैट, करते हैं कि नहीं करते? तो वो कर क्या रहे हैं एक्चुअली में? कम्युनिटी को फाइनेंशियली फंड से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो उनका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, असल में तो उसको नुकसान हो रहा है ना। अगर आप अपना पैसा कहीं और पर्पज में इस्तेमाल कर ले रहे हैं, तो वो बिजनेस पर्पज में नहीं यूज हुआ, तो आपका डाउनग्रेड होगा, मतलब डाउनफॉल होगा ना वहां पे। लेकिन उनको वो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये उसका उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। लास्ट, कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक सीधी सी बात यह है कि अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने स्टैब्लिश करा, तो आप क्या करोगे? कोई गुड्स बना के बेचोगे या कुछ सर्विस डेवलप करोगे, है ना। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? हम आज के डेट में बोलते हैं ना कि हमारे आज की अर्थव्यवस्था बहुत डेवलप कर गई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कितने ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रिसिटी की का प्रोडक्शन पहले से कितना ज्यादा हो गया, है ना। जो आप और हम जो कपड़े पहन रहे हैं, हर 2-3 महीने में चेंज कर ले रहे हैं। एक टाइम था कि मार्केट में इतने कपड़े अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि प्रोडक्शन उस लेवल का नहीं था। आज मशीन्स का इस्तेमाल करके शर्ट्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है। अभी भी चले जाओ ना कि अगर एक शर्ट सिलाना है तो 600 रुपये लेगा शर्ट का, ऑनलाइन जाकर चेक करते 600 में शर्ट आ रहा है। नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब कैसे हुआ? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ही होता है गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन पहले से ज्यादा। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिंबल। हाँ, एक चीज ये है कि सिर्फ मशीन्स पे रिलाई करना हमारे कंट्रीज के लिए नुकसान हो सकता है। इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो जाए कि लोग बेरोजगार हो जाए, तो फिर सोशल अनरेस्ट क्रिएट हो जाए। एक यूएस में एक टाइम पे हुआ है, आप यूएस की हिस्ट्री पढ़े गए, शायद 10th तक में रहा हो, नहीं रहा हो, हिस्ट्री तो हमको याद नहीं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था रही। ठीक है, और ज्यादातर लोगों का नहीं होता है ना, कि क्या पढ़ रहे हैं। हालांकि वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पेपर है, अगर उसको पढ़ाने वाले अच्छे मिल जाए तो
वो किताब लेकर के रीड करने वाले नहीं, जिनको पूरा स्टोरी याद हो, वो स्टोरी के फॉर्म में सुनाए तो आपके माइंड में जो है ना पिक्चर चलना शुरू हो जाए। ऐसे फॉर्म में अगर कोई समझाते हैं ना तो आपको समझ आता है। ठीक है, तो खैर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कैसा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का? सोशल ऑब्जेक्टिव। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन का मतलब कैसे हो गया, ये कैसे आप समझा? क्योंकि कोई भी बिजनेस गुड्स और सर्विस बनाएंगे, और गुड्स और सर्विस जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना ज्यादा होगा। क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि द करेंसी दैट द मनी दैट वी यूज वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कोई भी चीज खरीदने बेचने के लिए जरूरी है, आज के डेट कन्वीनियंट बनाता है। आप कोई भी चीज बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी, दैट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले जब मनी का इवोल्यूशन नहीं होता था, हुआ था, तो क्या सोसाइटी एक्सचेंज नहीं करती थी? क्या होता था? आपने पढ़ा होगा, गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, है ना? एक सामान देके दूसरा सामान लेना, लेकिन उसमें बहुत चैलेंजेस थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। अब हमको कोई सामान बेचना है, दूसरे को वो सामान चाहिए ही नहीं, तो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये सब चैलेंजेस थे, आज के डेट में मनी ने उसको सॉल्व कर दिया है। तो क्या मनी ज्यादा नोट छाप देंगे तो डेवलपमेंट हो गया? खूब सारा नोट छाप दिया, डेवलप हो गया, इकोनॉमी डेवलप कर जाएगा? तब तो गवर्नमेंट कुछ ना करे, बैठ के नोट छापते रहे, है ना? न्यूजीलैंड में पता है सबसे, न्यूजीलैंड का जिम्बाब्वे में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है। वो बोरा भर भर के वहां नोट लेके जाते हैं, तब जाके कुछ मिलता है। हाँ, ये रियलिटी, मजाक नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन वही। तो कैसे हो गया? खूब सारा नोट छाप दिए। गुड्स और सर्विस का अवेलेबिलिटी होना चाहिए ना, आप क्या खरीदेंगे बेचेंगे? गुड्स और सर्विस ही ना एक्सचेंज होगा। अब वो उतना ही है। सपोज करो पूरे मार्केट में गुड्स और सर्विस 1 लाख का ही पहले था, और आपने, आपके पास करेंसी भी 1 लाख सर्कुलेशन में, अब आपने 1 लाख का नोट और छाप दिया, 2 लाख छाप, तो गुड्स और सर्विस तो वही है ना। होगा क्या? वो चीजें महंगी हो जाए, मार्केट में महंगी बिकने लगी। अभी पता है करेंसी का सर्कुलेशन कितना है? 2 times ऑफ व्हाट इट वाज एट द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन। 15 लाख के अराउंड था, 15 लाख करोड़ के अराउंड करेंसी सर्कुलेशन में था डिमोनेटाइजेशन के समय। अभी इसका डबल है। आज हम महंगाई देख रहे हैं ना, समझ लो क्यों रिजल्ट हुआ, एक्स्ट्रा नोट छाप दिया गया। नोट का सर्कुलेशन बढ़ेगा, क्या होगा? करेंसी का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? चीजें महंगी हो जाएंगी, ऑटोमेटिक है। क्योंकि वही गुड्स और सर्विस, उसमें थोड़ा ही डेवलपमेंट हुआ है, थोड़ा ही से ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, लेकिन करेंसी बहुत तेजी से सर्कुलेशन में बढ़ गया है, तो महंगा होना, चीजें एक्सपेंसिव हो जाती। तो ये था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सिविक एक्टिविटीज, रीजनेबल प्राइस पे गुड्स का सप्लाई देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, वोकेशनल ट्रेनिंग, चाहे हेल्थ से हेल्थ एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करना सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। गवर्नमेंट अगर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आए, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो उसमें पार्टिसिपेट करना। एनजीओज लेकर के आए कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें पार्टिसिपेट करना, है ना? उसके अलावा अगर कम्युनिटी को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए हो तो वो प्रोवाइड करना। और उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट खुद हो जाता है नॉर्मली, क्योंकि आप बिजनेस करते हो, कुछ ना कुछ गुड्स और सर्विस बना के बेचते हो। तो कम्युनिटी को अगर कोई सपोर्ट करेगा कोई भी, तो वो क्या टर्म एंड कंडीशन लगा के देगा कि इसमें मेरा भी एडवर्टाइजमेंट होना है? ऐसा तो जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली होता ही है कि जब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं ना तो उनका नाम आ जाता है। ठीक है, और आज आज के डेट में देखो, अभी का दौर अगर हम बात करें ना, तो आज के डेट में ना एनजीओ फॉर्म कर रहे हैं लोग प्रॉफिट कमाने के लिए। एवरी कोई भी चीज सही और गलत से ज्यादा ये है कि उसका यूज सही और गलत। ठीक है, आपके पास एक पिस्टल है, आप कह दो ये खराब चीज है, पुलिस के पास पिस्टल ना हो तो बचेगा बेचारा? नहीं, यूज उसका सही और गलत हो। ठीक है ना? तो वैसे ही यहाँ पर भी है, एनजीओ फॉर्म होता है अगर अगर कोई बिजनेस सपोर्ट कर रहा है, वो बोले कि ठीक है हम 5 लाख रुपए देंगे, लेकिन हर जगह पे मेरा बैनर पोस्टर लगना चाहिए, तो इन द नेम ऑफ सोशल कंट्रीब्यूशन उसने अपना एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग का कैंपेन चला दिया। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव के नाम में उसने अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने की कोशिश, सीधी सी बात। इज दैट क्लियर? तो आज अभी 3 ऑब्जेक्टिव डिस्कस होना था, 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, 1 बच गया, हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब तक कितने पॉइंट डिस्कस हुए?
पहले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस करा मैनेजर किसे बोलेंगे, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल डेफिनेशन, मैनेजमेंट का मॉडर्न डेफिनेशन। उसके अलावा हम लोगों ने क्या जाना, फीचर, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी, ये 2 पॉइंट जो मैनेजमेंट में जरूरी है, इन दोनों का मीनिंग हम लोगों ने समझा, है ना। उसके अलावा हम लोगों ने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट जाना है, जिसमें टोटल 8 पॉइंट्स आप लोगों के सामने डिस्कस किया। और उसके अलावा आज का डिस्कशन था ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और सबसे पहले आया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो कि 3 है। कौन कौन, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। और उसके बाद आ रहा है सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें ये सारे पॉइंट्स है। ये कोई राइटर, दूसरा राइटर अलग अंदाज में लिख सकता है। यहाँ में पॉइंट क्या आ रहा है, सिविक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करना, सस्ते दाम पे अच्छी क्वालिटी का, मतलब रिजनेबल प्राइस पे, सस्ता नहीं, सस्ता मतलब अच्छा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग जरूरत से ज्यादा करोगे तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। एक रिजनेबल क्वालिटी मेंटेन करते हुए, रिजनेबल प्राइस मेंटेन करते हुए आपको चीजों को प्रोवाइड करना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, हेल्थ, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, गवर्नमेंट के किसी भी सोशल प्रोजेक्ट्स में, एनजीओ के सोशल प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेशन करना, कम्युनिटी को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करना। ये हमारा, ये किसी भी बिजनेस का क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशनल सोशल ऑब्जेक्टिव्स में काउंट किया। इज दैट क्लियर? इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अब अकाउंट्स का सेशन होगा 10 मिनट्स में, 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद।